नमस्कार श्रोताओं, आज स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। स्वागत है आपका स्पोर्ट्स कैन में, जिसमें हम आपके लिए दिन भर की खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर हाजिर होते हैं। आज की स्पोर्ट्स कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रविकांत सिंह। रवि, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 130वां सत्र कल से शुरू। ग्रुप ए में एफसी गोवा का मुकाबला मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से होगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बृहस्पतिवार को हरारे में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को पुरुष और अयाबोंगा खाका को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। और पाब्लो कोरोनो बुस्ता ने एटीपी और सिमोना हालेप ने पहली बार WTA टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। सबसे पहले बात करते हैं डूरंड कप की। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 131वां संस्करण कल से शुरू होगा। ग्रुप ए में कल कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में शाम 7 बजे मौजूदा चैंपियन एफसी गोवा का मुकाबला मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से होगा। टूर्नामेंट में 20 टीमें शामिल होंगी। सभी को 5-5 टीमों के 4 समूहों में बांटा गया है। 11 इंडियन सुपर लीग क्लब, आई लीग की 5 टीमें और भारतीय सशस्त्र बलों की 4 टीमें इस बार खिताब के लिए खेलेंगी। डूरंड कप पहली बार पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में कई शहरों में आयोजित किया जाएगा। और रवि, जब भी हम कहते हैं कि 131वां संस्करण, तो ये बताता है कि आप एक शताब्दी से भी ज्यादा 131वां संस्करण, शायद बहुत पुराना टूर्नामेंट है और इसे लेकर लोगों के अंदर खासा उत्साह है। इसकी अपनी एक विरासत है। बिल्कुल सर, मोर्टिमर डूरंड के नाम से ये फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया गया था। शिमला के थोड़ा सा नीचे एक जगह है एनडेल, जहां पे इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसे शिमला और फिर दिल्ली जी, और उसके बाद इसका सफर 100 सेंटेनरी तो दिल्ली में मनाई गई, शताब्दी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऐसे कार्यक्रम में फेरबदल होते रहे। कई साल इसमें रुकावटें भी आई, लेकिन भारतीय सेना को इसका श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को फिर से शुरुआत की और इसके गौरव को बनाए रखा। गोवा, केरल, हर जगह उन्होंने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है और जहां भी गई है डूरंड कप जी, ये उनके लिए एक बड़े गौरव की बात रही है, किसी के लिए भी इस टूर्नामेंट की मेजबानी करना। और एक समय वो था जबकि कोलकाता की जो टॉप टीमें थी, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, इनके लिए कोलकाता लीग और IFA शील्ड के बाद सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जीतना वो डूरंड कप होता था कि अगर आप कलकत्ता में कामयाब नहीं हुए तो कम से कम डूरंड में कुछ करके दिखाओ। इतना गौरवशाली इसका इतिहास है। बिल्कुल, तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, इसकी अपनी लिगेसी है। और जैसा कि आपने बताया कि इतने पुराने वक्त से ये खेल खेला जा रहा है, ये टूर्नामेंट, और अब इसमें किस तरह की आपको संभावनाएं लगती हैं? 20 टीमें इसमें अपनी चुनौती पेश करने जा रही हैं। देखिए, ये अब एक नया फॉर्मेट आ गया है इसमें कि 20 टीमें एक साथ एक ग्रुप मैचेस खेल रही हैं, वरना पहले इसे 2 स्टेजेस में खेला जाता था। एक क्वालिफाइंग राउंड जिसमें कि लोकल टीम्स और सेना की टीमें, CRPF और बाकी टीमें खेलती थी, और उसके बाद वो टीमें क्वालिफाई करके बड़ी टीमों के साथ जाती थी क्वार्टर फाइनल लीग में। तो ये लगभग 1 महीने का टूर्नामेंट हुआ करता था और काफी धूमधाम रहती थी इस टूर्नामेंट के साथ जी। और ये भी इतिहास गवाह है कि डूरंड से पहले 1 महीने का धूमधाम रहता था सुब्रतो कप का, वो भी भारतीय वायुसेना आयोजित करती है। तो ये एक 2 महीने का, जिसे कहते हैं लगभग एक फुटबॉल पर्व सा हुआ करता था दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में। अब वो बातें इतिहास के पन्नों में ही रह गई हैं, लेकिन ये एक अपना एक इतिहास बना के गया है। और दुनिया की ये एशिया की सबसे पुरानी टूर्नामेंट है ही है, दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी टूर्नामेंट है ये।
जी बिल्कुल, तो इसकी विरासत अगर हम देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर इसके जो मौजूदा चैंपियन की हम बात करें तो गोवा जो है इसका मौजूदा चैंपियन है, और जो फेवरेट टीम्स रही हैं मोहन बागान और ईस्ट बंगाल, जो कि दोनों ने 16-16 बार इस मैच का खिताब जीता है, तो कहीं ना कहीं इस बार आप किस तरह की चुनौती देख रहे हैं? देखिए, अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आई लीग की टीमें हैं जी, जो कि खेल रही हैं इंडियन सुपर लीग की और आई लीग की टीमें, तो उनका कॉम्पोजिशन इस साल कैसा रहेगा इस पर काफी कुछ निर्भर करता है, क्योंकि सुपर लीग अक्टूबर में शुरू होने वाला है। टीमें कुछ पुनर्गठित हुई हैं, कुछ नए खिलाड़ी आए हैं, कुछ छोड़ के चले गए हैं, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम, लेकिन सुपर लीग की जो टीमें हैं उनका पलड़ा निश्चित रूप से भारी रहेगा। बिल्कुल, तो इस पूरे इवेंट पर, पूरे स्पोर्ट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको ताजा अपडेट्स देते रहेंगे। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बृहस्पतिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे पहुंचने पर टीम इंडिया ने कोच वीवीएस लक्ष्मण की देखरेख में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दूसरा मैच 20 और तीसरा मैच 22 अगस्त को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। इस श्रृंखला के लिए टीम की कप्तानी केएल राहुल को सौंपी गई है। राहुल का चयन पहले नहीं हुआ था, फिट होने के बाद उनकी वापसी हुई है। धवन पहले कप्तान बनाए गए थे, अब वो उप कप्तान होंगे। ऐसे में राहुल के पास एशिया कप से पहले अपने को तैयार करने का आखिरी मौका है। जिम्बाब्वे दौरे पर नियमित कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या सहित सीनियर खिलाड़ियों को अगर देखें तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको इसमें आराम दिया गया है, और वीवीएस लक्ष्मण जो है वो इसमें बतौर कोच रहेंगे। और द्रविड़ 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप 2022 के लिए खिलाड़ियों के साथ यूएई जाएंगे। तो अब जबकि टीम ने तैयारी शुरू कर दी है और कुछ ही दिन रह गए हैं, क्या कुछ देखते हैं इस सीरीज में? देखिए, काफी व्यस्त सीजन रहा है पूरी भारतीय टीम के लिए, तो बहुत अच्छी बात है कि जो खिलाड़ी वेस्ट इंडीज में नहीं खेल पाए थे या जिनको ज्यादा मैचेस नहीं मिले थे, उनको यहां मौका दिया जा रहा है जिम्बाब्वे में खेलने का, ताकि वो भी अपना फिटनेस और फॉर्म प्रूव कर सकें, क्योंकि एशिया कप के बाद ही चयन होगा वर्ल्ड कप T20 के लिए। तो इस जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस को जो सिलेक्टर्स हैं वो काफी करीबी से देखेंगे और यहां पे उनके फॉर्म को, उनके फिटनेस को आंकेंगे। चीफ कोच राहुल द्रविड़ के लिए भी बहुत बिजी सीजन रहा, तो उन्होंने भी एक ब्रेक लिया है, और जो एनसीए के डायरेक्टर है नेशनल क्रिकेट अकेडमी के वीवीएस लक्ष्मण, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप भी एक मुख्य कोच की भूमिका निभाएं। तो इससे एक चीज और साफ हो जाती है कि एक लाइन ऑफ सक्सेशन बीसीसीआई ने तैयार कर दिया है। बिल्कुल, और अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो भारत का जिम्बाब्वे में अगर हम रिकॉर्ड देखें तो बेहतरीन रहा है। टीम इंडिया ने यहां अब तक 19 मैच जीते हैं, जबकि सिर्फ 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस बार भी अगर हम देखें तो भारत का पलड़ा भारी लग रहा है और जिम्बाब्वे को कड़ी चुनौती टीम इंडिया देने वाली है। भारत ने जिम्बाब्वे में अब तक 23 ओडीआई खेले हैं। इस दौरान टीम ने 19 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 4 मैचों में हार का सामना किया है। टीम इंडिया लंबे अंतराल के बाद जिम्बाब्वे पहुंची है। भारत ने आखिरी ओडीआई सीरीज 2016 में खेली थी। इस दौरान भारत ने 3-0 से जीत दर्ज की थी। भारत ने पहला ओडीआई 9 और दूसरा ओडीआई 8 विकेट से जीता था, जबकि तीसरे मुकाबले में 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। तो टीम इंडिया जो है वो कहीं न कहीं काफी अपबीट पर है और मुकाबले में अपनी जो चुनौती है वो दमदार रखने जा रही है विदाउट अ डाउट। और जिम्बाब्वे के खिलाफ हमेशा हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जिम्बाब्वे कोई ऐसी टीम नहीं है जिससे कि भारतीय टीम कुछ घबराए। हरारे की जो पिच है वो भी भारतीय पिचों के समान ही होती है, कोई बहुत ज्यादा उछाल नहीं, कोई बहुत ज्यादा बाउंस और स्विंग नहीं होती है, काफी फ्लैट डेक है। स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलती है, खासतौर के जब एक दिवसीय मुकाबले हैं 50-50 ओवर के, तो थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद मिलने लगती है 20-25 ओवर के बाद। जिस कारण से भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा, और चूंकि भारतीय खिलाड़ियों को आदत है इस तरह के पिचेस पर बल्लेबाजी करने की, तो हमारे बल्लेबाज झोली भर के रन बनाते हैं वहां। बिल्कुल, यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा, दीपक चाहर, शिखर धवन, शार्दुल ठाकुर और जो भी इम्पोर्टेंट ऋतुराज गायकवाड़ की हम बात करें, राहुल त्रिपाठी की बात करें, तो काफी खिलाड़ियों से उम्मीद है। और जिस तरह से अब जो है कप्तानी राहुल करेंगे, तो वो भी एक मतलब टीम के पास एक अच्छा कप्तान भी है। यहाँ एक कप्तान अच्छा है, एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन लीड कर रहा है, तो
राहुल और शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। टॉप ऑर्डर आपका बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अनुभवी है जी। तो इस कारण से अगर एक अच्छी स्टार्ट मिल जाए, मजबूत नींव रखें, तो मैच को अपनी पकड़ में लेना बहुत मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल, तो इस पूरे दौरे पर हमारी नजर बनी रहेगी कि किस तरह से जो टीम इंडिया है वो जिम्बाब्वे में प्रदर्शन करती है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 27 अगस्त से संयुक्त अरब अमारात में खेला जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 28 अगस्त को पाकिस्तान से खेलकर करेगा। दोनों को पूल ए में रखा गया है। एशिया कप के लिए टीम इंडिया में पूर्व कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान केएल राहुल की वापसी हुई है, और जो कि पहला ही मुकाबला अपने आप में विस्फोटक है 28 अगस्त को पाकिस्तान के साथ। और जब भी भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है, सबकी नजरें इस मुकाबले पर होती हैं। और किस तरह का आप देख रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ है दोनों टीमों की? देखिए, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ बैटिंग है विदाउट अ डाउट। हाँ, बॉलिंग में देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम बेहतर, ज्यादा नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अच्छे तेज गेंदबाज तो हैं, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़े से वो कमजोर नजर आते हैं। और इस कारण से उनके लिए भी अपने आप को आंकना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह की तैयारी करके जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, पिचेस वहां की बहुत फर्क होंगी यूएई से। पहले ये प्रतियोगिता श्रीलंका में होनी थी, लेकिन श्रीलंका में आंतरिक जो उथल पुथल मची हुई है, इस कारण से श्रीलंका बोर्ड ने मना कर दिया इसे आयोजन करने से। तो यूएई ने तुरंत ही उनकी जगह ले ली। और देखिए, यूएई के लिए कितनी अच्छी खुशकिस्मती है कि उन्हें अच्छे अच्छे टूर्नामेंट, यहां तक कि आईपीएल का सेक्शन मिला, कभी आपको वर्ल्ड T20 मिल रहा है, कभी आपको एशिया कप मिल रहा है। टॉप टीमें खेलने आ रही हैं आपके यहाँ। बिल्कुल, तो एशिया कप बहुत ही ग्रैंड तरीके से ये इस प्रतियोगिता की शुरुआत हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे देखें तो अगर पूर्व कप्तान विराट कोहली जो है वो टीम में वापसी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और सरप्राइज अगर ना हो तो शायद वो ओपन करेंगे जी, क्योंकि उन्हें तैयारी करनी है वर्ल्ड T20 की। और उसमें यही उम्मीद की जा रही है कि नंबर 1 रोहित शर्मा, नंबर 2 विराट कोहली। अगर ये ओपनिंग जोड़ी आपकी सेट हो गई तो फिर आपके लिए टीम में बहुत ज्यादा मजबूती आ जाती है, क्योंकि आपके पास एक अच्छा मिडिल ऑर्डर मौजूद है T20 फॉर्मेट में, और उसके लिए आप पूरी तैयारी करके जाना चाहते हैं। और विराट के लिए अभी फिलहाल जो उनका फॉर्म चल रहा है, मिडिल ऑर्डर में जगह बनाना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए उम्मीद यही है कि वो टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, ओपन करेंगे। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहता है। दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। पिछले 12 महीनों में केशव ने 13 एकदिवसीय, 8 T20 और इतने ही टेस्ट मैच खेलते हुए 51 विकेट लिए हैं। 32 वर्षीय केशव ने पिछले साल श्रीलंका दौरे पर T20 अंतर्राष्ट्रीय और कप्तानी की शुरुआत की थी। महिला तेज गेंदबाज अयोबोंगा खाका को भी वर्ष की महिला क्रिकेटर चुना गया है। दोनों खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो केशव महाराज काफी चर्चा में रहते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं। किस तरीके से देखते हैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन चुके हैं अब? देखिए, थोड़ी सी हैरानी की बात तो है कि दक्षिण अफ्रीका में इतने बढ़िया बल्लेबाज हैं, इतने बढ़िया तेज गेंदबाज मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद केशव महाराज ने अपनी जगह बनाई है और अपनी पहचान बनाई है। ये दिखा रहा है कि कितनी कंट्रोल्ड, कितनी सधी हुई गेंदबाजी वो कर रहे हैं लगातार। और एक लंबे समय से उन्होंने जो स्पिन डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है साउथ अफ्रीका के लिए, और इसी कारण से उन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, क्योंकि एक इसे कहते हैं एक बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन रहा है पूरे साल केशव महाराज का। बिल्कुल, तो ये तो बात थी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की। बारबाडोस में वेस्टइंडीज ने 3 T20 श्रृंखला के अंतिम मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने ये श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 145 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने सबसे अधिक 41 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से ओडियन स्मिथ ने 3 और अकील हुसैन ने 2 विकेट लिए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 19 ओवर में 2 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच जीत लिया। शेमरा बुक्स ने नाबाद 56 और रोमैन पॉवेल ने नाबाद 27 रन की पारी खेली। ब्रैंडन किंग ने 53 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी और ईशर सोढ़ी ने एक विकेट लिया। वेस्टइंडीज ने 8 साल बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड टीम को मात दी है। तो अगर हम देखें तो ये पूरी जो श्रृंखला है ये काफी इंटरेस्टिंग रही है।
जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग श्रृंखला है और देखिए सभी टीमें अभी वर्ल्ड T20 की तैयारी में लगी हुई हैं और वेस्ट इंडीज के लिए सौभाग्य की बात रही है कि उन्हें कई टीमों की मेजबानी करने का मौका मिला है, एक के बाद एक। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भारत हो, अब न्यूजीलैंड गई है, तो इस कारण से उनके लिए भी अच्छा अभ्यास का मौका बन रहा है। और जो टीम खेल रही है उसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कहना पड़ता है कि आज कौन सी वेस्ट इंडीज टीम आज मैदान पे आएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यही बल्लेबाज एक दिन मैच विनर बन जाते हैं तो अगले दिन 100 से कम पे पारी सिमट जाती है। तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है वेस्ट इंडीज की टीम, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल जो टीम है उससे ज्यादा खतरा भी रहता है। जी बिल्कुल, तो ये तो बात थी इस मैच की। स्पेन के पाब्लो कोरेनो बूस्टा ने एटीपी 1000 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। कोरेनो बूस्टा ने 8वीं वरीयता प्राप्त पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकास को 3-6, 3-6 से पराजित किया। कोरेनो बूस्टा इस तरह ये खिताब जीतने वाले पहले गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले ये खिताब 2002 में गुइलेर्मो कनास ने ये कारनामा किया था। गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं और फिर भी उन्होंने इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। देखिए अभी टेनिस में जो टॉप प्लेयर्स हैं वो सब फोकस कर रहे हैं यूएस ओपन की ओर, और एक अनसीडेड प्लेयर के लिए खिताब जीतना एटीपी टूर के किसी भी एटीपी टूर के इवेंट में अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात रहती है। और बुस्टा के लिए खास बात यह है कि आपने ठीक यूएस ओपन से पहले एक खिताब जीता है, तो हार्ड कोर्ट पर खेलते हुए आप अगर इस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं तो जाहिर है कि जब ड्रॉ निकलेगा यूएस ओपन का तो सब लोग ध्यान देंगे कि बूस्टा कहां है ड्रॉ में, उससे जरा संभल के रहना है। जी 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सिमोना हालेप ने पहली बार WTA 1000 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ये उनका तीसरा नेशनल बैंक ओपन का और करियर का 24वां खिताब है। हालेप ने ब्राजील की ब्रिटिश हद्दाद माइया को 6-3, 2-6, 6-3 से हराया। वहीं मारिया WTA 1000 इवेंट में क्वार्टर फाइनल से आगे तक पहुंचने वाली पहली ब्राजीलियन खिलाड़ी भी बन गई हैं। तो सिमोना हालेप हालांकि हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन करती है, तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। काफी लंबे समय से खेल रही हैं और सर्किट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और सिमोना हालेप को आप और हम काफी लंबे समय से इनके नाम से परिचित हैं, क्योंकि ये 2 बार ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीतने में कामयाब रही हैं। तो ये दिखा रहा है कि किस लेवल की खिलाड़ी हैं, और अब से लग रहा है कि वापस आ रही हैं, शायद यूएस ओपन में एक अच्छी चुनौती पेश करें। डेविड पोपोविसी यूरोपीय तैराकी चैंपियनशिप में 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए। 17 वर्षीय रोम के पोपोविसी ने 46.86 सेकंड में अपनी तैराकी पूरी की। 2009 में विश्व चैंपियनशिप में ब्राजील के 13 वर्षीय सीजर सिएलो ने 46.91 सेकंड का समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था। इसके साथ ही पोपोविसी ने एक ही समय में विश्व जूनियर रिकॉर्ड, यूरोपियन रिकॉर्ड, यूरोपीय जूनियर रिकॉर्ड और मीट रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो इस तरह से अगर डेविड पोपोविसी अब यूरोपीय तैराकी चैंपियनशिप में 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, कितनी बड़ी सफलता रवि आप मानते हैं? बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि यूरोप में तैराकी का एक अपना अलग लेवल होता है, और इसी में आप देखें, आप जिस तरह से जर्मनी के तैराक या फ्रांस के तैराक ये जाने जाते हैं, हॉलैंड के तैराक ये जाने जाते हैं दबदबा बनाने के लिए, लेकिन उसमें अगर इटली का एक तैराक आके अचानक और इस कम उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बनाता है तो जाहिर है कि लोगों को काफी अचंभित कर देता है, और उम्मीद है कि अपना ये फॉर्म बरकरार रखेंगे। बिल्कुल, और 100 मीटर फ्री स्टाइल अगर हम देखें तो 46.86 सेकंड का उन्होंने समय लिया है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रविकांत, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है newszone.air.nic.in। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।